A very good day to everyone. This is Ankita Arora from Study Made Easy, engaged in teaching CA Final GST and CA Inter GST. As a part of GST CA Inter Pay, what we are going to do now, we are going to understand the questions, क्योंकि बिना question के मैम वो confidence नहीं आता. First part of the discussion of the question has already been uploaded, and in the first part we have discussed the questions of value of supply, time of supply and charge under GST. Have we taken each and every question from the test of knowledge? No, we have not taken each and every question. What we have not discussed in test your knowledge की question is that theoretical, plain theoretical question we have not discussed. एंड जहां पे रिपीटेशन है सिर्फ वो क्वेश्चन डिस्कस नहीं किए, उसके अलावा एवरी न्यू टाइप ऑफ द क्वेश्चन वी हैव डिस्कस्ड इन पार्ट नंबर 1. और ये है लास्ट second part as well as last part for the discussion of the question for CA Inter level. अब मेरी बात को समझो, ध्यान से समझो. यहाँ पे हम क्वेश्चन डिस्कस करें, क्या सुनोगे क्वेश्चन और हो जाएगा? नहीं. If you want to score exemption, the very first thing what you have to do, writing practice is needed. आप राइटिंग प्रैक्टिस के बिना अच्छा स्कोर नहीं कर सकते और नहीं कर सकते. पहली चीज, आप आए हैं सीए फाउंडेशन देख के या फिर डायरेक्ट एंट्री के थ्रू, आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि इवन अ सिंगल वर्ड, अ रॉन्ग वर्ड इन योर जीएसटी, wrong word in DT, wrong word in law can change the interpretation of law. तो जब इतना कुछ चेंज हो सकता है तो तुम्हें ये समझना है कि तुम्हें सही तरीके से लिखना आना चाहिए. अब हम जो 3 चैप्टर्स यहाँ डिस्कस करेंगे वो है पेमेंट ऑफ टैक्स, आईटीसी एंड रजिस्ट्रेशन के क्वेश्चंस. ये क्वेश्चन जितने यूनिक थे बस वही लिए हैं, रिपीटेशन और थ्योरेटिकल छोड़ दिया है. मेरे इस वीडियो को देखने के बाद प्लीज एक बार बिना देखे कर लेना, टेस्ट दे देना, क्योंकि ये टेस्ट योर नॉलेज के ही क्वेश्चंस है आपके जो आईसीआई की बुकलेट में है. पहला क्वेश्चन है, ये कोई तो मिस्टर ए है. मिस्टर ए ने क्या किया? 30,000 डिपॉजिट किया. कितना डिपॉजिट किया? 30,000 डिपॉजिट किया एज एन इंटरेस्ट. आईजीएसटी कुछ पे करना होगा उनको, इन्होंने पे नहीं किया होगा तो आईजीएसटी पे इनको लग गया है इंटरेस्ट. तो इन्होंने इंटरेस्ट पे किया, इंटरेस्ट 30,000 पे किया अंडर द मेजर हेड आईजीएसटी. तो ये गए जाके क्या करते हैं, आईजीएसटी के हेड में माइनर हेड जो होता है उस माइनर हेड में इन्होंने इंटरेस्ट क्या कर दिया? डिपॉजिट किया. मतलब खुद ने कैश डिपॉजिट किया. मैम क्यों कैश डिपॉजिट किया? क्योंकि इनके पास शायद आईटीसी नहीं होगा यूटिलाइज करने के लिए. आईटीसी यूटिलाइज करने के लिए नहीं है तो इन्होंने खुद ने जाके क्या किया? 30,000 रुपीज डिपॉजिट किए. प्रॉब्लम क्या है? इन्होंने किसी मिस्टर ए ने क्या किया? किसी अच्छे होनहार कंसल्टेंट से भी कंसल्टेशन ली. उसने भी ये बोला देखो अगर आपके पास यूटिलाइज करने के लिए अमाउंट नहीं है तो एक काम करो, जाओ आप इंटरेस्ट को क्या कर दो? इंटरेस्ट को डिपॉजिट करके आ जाओ. डिपॉजिट द टैक्स अमाउंट अंडर द प्रॉपर हेड. प्रॉपर हेड में आप ये टैक्स अमाउंट को डिपॉजिट कराओ, फिर आप बाद में क्या कर लेना? इसका रिफंड ले लेना. क्या बोल रहा है? डिपॉजिट दिस अमाउंट under the proper head and claim the refund for the remittance of amount deposited under head interest. तो ये जो इंटरेस्ट की तरह आप क्या कर रहे हो? डिपॉजिट करके आ रहे हो, बाद में इसका रिफंड ले लेना. तो बोल रहे कि बताओ ऐसा हो सकता है क्या कि हम पहले क्या करें? प्रॉपर हेड में डिपॉजिट करें और फिर इसका रिफंड ले ले. इंटरेस्ट की तरह जो मैं डिपॉजिट करूँ फिर उसका मैं क्या ले लूँ? रिफंड ले लूँ. आप सिर्फ बताइए सीजीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग कंप्लायंसेस क्या एक्चुअल में होने चाहिए. तो हमने उनको बोला देखो सुन, सबसे पहले हर एक रजिस्टर्ड पर्सन क्या कर सकता है? इफ ही डिपॉजिट एनी अमाउंट एज टैक्स, अगर कोई भी पर्सन एज ए टैक्स अमाउंट डिपॉजिट करता है, अगर क्या करता है? कोई भी अमाउंट एज ए टैक्स अमाउंट क्या करता है? डिपॉजिट करता है. तो इन सच ए केस जब वो रजिस्टर्ड पर्सन क्या करता है? डिपॉजिट करता है अंडर द हेड टैक्स डिपॉजिट करता है. तो क्या बोल रहा है वो? रजिस्टर्ड पर्सन फॉर ट्रांसफरिंग द अमाउंट डिपॉजिटेड अंडर माइनर हेड टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस और अदर हेड अंडर सीजीएसटी एसजीएसटी एंड मेक द पेमेंट ऑफ टैक्सेस देयर अपॉन. जब भी उसको टैक्स पे करना होगा, चाहे वो सीजीएसटी हो, एसजीएसटी हो, यूटीजीएसटी हो, वो टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी सब क्या कर सकता है? डिपॉजिट कर सकता है. और डिपॉजिट करने के बाद अकॉर्डिंग हेड में डिपॉजिट करने के बाद उसका पेमेंट हो जाएगा. टैक्स है तो टैक्स की माइनर हेड में जाएगा,
मैम इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट की माइनर हेड में जाएगा, पेनल्टी है तो पेनल्टी की माइनर हेड में जाएगा और अकॉर्डिंगली पेमेंट हो सकता है। क्या ये बात समझ में? तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बोल रहा है कि अगर आपको रिफंड लेना है तो ए शुड नॉट डिपॉजिट द टैक्स अंडर हेड टैक्स एंड क्लेम रिफंड फॉर द रिमिटेंस ऑफ इंटरेस्ट। भाई यहाँ पे ये बंदे ने क्या बोला, एक काम करो प्रॉपर हेड टैक्स के अंदर डिपॉजिट करके आओ इस अमाउंट को, रिफंड ले लेना एज इंटरेस्ट। भाई तुम डिपॉजिट कर रहे हो टैक्स की तरह, रिफंड ले रहे हो इंटरेस्ट की तरह, ये कैसे हो गया? तो बोल रहा है भाई मिस्टर ए तुम ये मत करो कि तुम टैक्स की तरह डिपॉजिट करके आ रहे हो और रिफंड क्लेम कर रहे हो इंटरेस्ट। तुम क्या करो, एक काम करो, तुम अमाउंट जो है, जो भी तुम्हारा 30,000 का अमाउंट है उसके लिए तुम इस फॉर्म को यूज करो, जीएसटी पीएमटी 09। इस फॉर्म को यूज करके वो जो भी तुम्हारा अमाउंट है, तो रेदर यूज दिस फॉर्म and the form this amount will be transferred suo moto from interest to tax head। बोलते देखो तुम्हें रिफंड क्लेम करना है, तुम अभी इंटरेस्ट डिपॉजिट कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो अभी टैक्स डिपॉजिट कर रहे हो, आगे चल के चाहते हो कि इंटरेस्ट को रिफंड कर लो। बोलते ऐसे मत करो, हम तुम्हें बोल रहे हैं एक काम करो, इस फॉर्म को फिलअप करो और तुम्हारा जो भी तुमने पेमेंट किया होगा ना, तुम्हें पता है आगे चल के तुम्हें रिफंड मिलना है, तो ये जो भी तुमने पेमेंट किया हुआ होगा ना इंटरेस्ट का, वो इंटरेस्ट का अमाउंट ऑटोमेटिकली ट्रांसफर कर दिया जाएगा टैक्स हेड में और बाद में तुम इसको यूज कर लेना अपनी टैक्स लायबिलिटी पे करने के लिए। तो एक्चुअल वर्किंग ऐसी होती है, तुम इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हो टैक्स सेगमेंट में, इंटरेस्ट सेगमेंट में रिफंड ले रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। तुम एक काम करो, ये फॉर्म को यूज करो, जो तुमने पेमेंट किया होगा उस अमाउंट को ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट से ट्रांसफर कर देंगे ये टैक्स में, और टैक्स में ट्रांसफर कर देंगे तो तुम इसको यूटिलाइज कर लेना फॉर द पेमेंट ऑफ योर टैक्स लायबिलिटी। तो यहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ये बहुत अच्छा था एंड आई फाइंड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। Messrs ABC and Company has defaulted in the filing of return under section 39, that is GSTR 3B sales return। भाई इन्होंने ढंग से फाइल नहीं किया for the month of March within the specified due date। जो भी स्पेसिफाइड ड्यू डेट थी भाई इनसे हुआ नहीं, इन्होंने ढंग से रिटर्न फाइल किया नहीं। अब जो रीजन बता रहे हैं कि क्यों डिले हो गया, इज ड्यू टू डिले इन क्लोजर ऑफ द बुक्स। उनकी बुक्स टाइम पे क्लोज नहीं हुई, वो एक्चुअल में फाइनलाइज हुई मई में, तो इन्होंने टाइम पे रिटर्न फाइल नहीं किया। जीएसटी के कॉमन पोर्टल में प्रॉम्प्ट क्या हुआ, जीएसटी कॉमन पोर्टल प्रॉम्प्टेड फॉर द पेमेंट ऑफ लेट फीस। अब भाई तुम रिटर्न अगर लेट फाइल करो तो लेट फीस तो भरनी ही पड़ेगी। सेक्शन 47 की लेट फीस आ गई कि भाई तुम्हें इतनी फीस भरनी है क्योंकि रिटर्न तुमने टाइम पे फाइल नहीं किया है, और उसमें बताया कितना भरना पड़ेगा, 2000 अंडर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी ईच, 2000 सीजीएसटी एसजीएसटी ईच तुम्हें भरना पड़ेगा। अकाउंटेंट ऑफ मेसर्स एबीसी एंड कंपनी सॉट योर कंफर्मेशन। अब वो अकाउंटेंट, इस कंपनी के अकाउंटेंट हमसे पूछ रहे हैं ये जो लेट फीस है क्या हम पे कर सकते हैं, किसके थ्रू, वो कंफर्मेशन ले रहे हैं कि ये जो लेट फीस का पेमेंट है जो हमारे पास बैलेंस क्रेडिट लेजर में है, क्या मैं क्रेडिट लेजर के बैलेंस को यूज करके लेट फीस का पेमेंट कर सकती हूँ। तो मुझे सोचना पड़ेगा कि मेरा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बैलेंस किन किन चीजों में यूटिलाइज होता है। क्या मेरा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बैलेंस यूटिलाइज किया जा सकता है फॉर द पेमेंट ऑफ लेट फीस। तो चलो अपन देखते हैं। तो बोलता है जो भी अमाउंट आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अवेलेबल होता है, यहाँ वो पूछ रहा है क्रेडिट लेजर से, ठीक है, मैं क्रेडिट लेजर में जो बैलेंस है उसको यूज कर सकती हूँ, पर वो अभी बता रहा है कैश लेजर कि देखो भाई कैश लेजर से तो आप टैक्स भी पे कर सकते हैं, डन। टैक्स कैश लेजर से आप इंटरेस्ट भी पे कर सकते हैं, कैश लेजर से पेनल्टी एंड फीस और इसके अलावा कोई और अमाउंट है वो भी पे हो सकता है। तो ये ध्यान रखो, कल चल के अगर इंस्टीट्यूट ने यहाँ क्रेडिट की जगह कैश लिख दिया तो भाई आंसर पलट जाएगा। अभी क्रेडिट लिखा है, कल चल के कैश लिख देंगे तो कैश तो आप यूज कर सकते हो टैक्स के पेमेंट में, इंटरेस्ट के पेमेंट में, पेनल्टी के पेमेंट में, फीस के पेमेंट में, सब यूज हो जाएगा। लेकिन जब बात आती है क्रेडिट लेजर की, क्रेडिट लेजर सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ यूज होता है फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स।
इसको यूज करके सिर्फ टैक्स आउटपुट टैक्स लायबिलिटी पे हो सकती है अंडर दिस एक्ट और आईजीएसटी एक्ट। इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि आईटीसी जो आपका इकट्ठा हुआ है, यू शुड नो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट आता है। इस इनपुट टैक्स क्रेडिट से सिर्फ आप टैक्स का पेमेंट कर सकते हो। अगर आप इससे सिर्फ टैक्स का पेमेंट कर सकते हो तो मैम इसका मतलब इट इज नॉट पॉसिबल टू पे लेट फीस फ्रॉम हियर, नहीं पे कर पाओगे। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, बट इंस्टीट्यूट अगर यहाँ कैश कर देगा तो वो पॉसिबल हो जाएगा, बट इंस्टीट्यूट ने अभी क्रेडिट पे पूछा है तो अभी तो भाई ये पॉसिबल नहीं है, और क्वेश्चन ऐसा ही चेंज होता है, जहाँ कैश लिखा है वो क्रेडिट करके पूछ लेंगे, तुमको तो कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ठीक है। अब कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में ये जो देख रहे हो ना, एक्चुअली इट इज मोर और लेस थ्योरेटिकल क्वेश्चन। ये पूरा क्या है, थ्योरेटिकल है। क्या पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन में, हमारा भैया कोई साहिल सप्लायर करके है, साहिल अ सप्लायर ऑफ टैक्सेबल गुड्स कर्नाटका में। उन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया है सितंबर मंथ में। इन द मंथ ऑफ सितंबर द सप्लायर गॉट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड, और उनकी भाई दिली तमन्ना है, इच्छा है आईजीएसटी लायबिलिटी पे करना है। सिंस ही इज मेकिंग जीएसटी पेमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, ही इज ऑफ द व्यू दैट he needs to mandatory have online banking facility for the payment of GST। तो नए नए जीएसटी की दुनिया में आए हैं ये, और नए नए जब जीएसटी की दुनिया में आए तो भाई ये सोच रहे हैं कि अगर इन्हें जीएसटी आईजीएसटी की लायबिलिटी पे करनी है तो आईजीएसटी लायबिलिटी पे करने के लिए इनके पास होना चाहिए ऑनलाइन फैसिलिटी ही। यू आर रिक्वायर्ड टू अप्रेज साहिल, अरे भाई इनको मार्गदर्शन करो, इन्हें समझाओ कि और क्या क्या वेरियस मोड होते हैं फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स। तो आप कैसे किस किस मोड से इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पेमेंट कर सकते हो। साथ में इन भाई साहब को एडवाइस करो, क्या मैनुअल चालान अलाउड है, ओवर द काउंटर भी पेमेंट कर सकते हो। हाँ, 10,000 रुपीज तक का ओवर द काउंटर भी आप पेमेंट कर सकते हो। वैलिडिटी क्या होगी उस चालान की, इज क्रॉस यूटिलाइजेशन मेजर माइनर हेड ऑफ कैश परमिटेड, कैश का मेजर से माइनर हेड में क्रॉस यूटिलाइजेशन परमिटेड है क्या। भाई बहुत सारी बातें पूछी हैं, पहले तो मुझे बताना पड़ेगा कि और क्या क्या तरीके हैं जिसके थ्रू आप कैश लेजर से कर सकते हैं पेमेंट। तो यहाँ देखते हैं कि कैश लेजर में मैं कहाँ से पेमेंट कर सकती हूँ। तो आप चाहो तो इंटरनेट बैंकिंग यूज कर लो, आप चाहो तो यूपीआई के थ्रू, आप चाहो तो इमीडिएट पेमेंट सर्विस यूज कर लो, क्रेडिट कार्ड यूज कर लो, डेबिट कार्ड यूज कर लो, भाई ये यूज कर सकते हो। एंड फॉर द पर्पस ऑफ एमसीक्यू, ओवर द काउंटर पेमेंट कर सकते हैं मैम, बिल्कुल कर सकते हैं। अभी बताया था ना, पर चालान पर टैक्स पीरियड, पर चालान पर टैक्स पीरियड, क्यों बोल रहे हो बार बार, एमसीक्यू। एक टैक्स पीरियड में, सपोज फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, आप एक बार उस मंथ में 10,000 तक का ही चालान भर सकते हो काउंटर पे जाके बैंक वाले के पास, बस। फिर नेक्स्ट पीरियड में वो वैलिडिटी आ जाएगी। मतलब मैं ओवर द ईयर बात करूं तो 1,20,000, बट हर मंथ का जो लिमिट है वो 10,000 है। तो ये देख लेना, ओवर द काउंटर पर चालान लिमिट पूछी है, पर टैक्स पीरियड लिमिट पूछी है, या ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर की लिमिट पूछी है। कैसे दिया है क्वेश्चन उसको देख लेना। मैम क्या मैनुअल और फिजिकल चालान अलाउड है, सेकेंड क्वेश्चन क्या था, मैनुअल चालान अलाउड है क्या, चालान मैनुअल अलाउड है क्या। हाँ, पेमेंट हम कैश लेजर में कर सकते हैं मैनुअली, कैश लेजर में जो पेमेंट है मैनुअली हो सकता है, पर वो पूछो मैम मैनुअल चालान अलाउड है, मैनुअल फिजिकल चालान नॉट अलाउड, चालान इज नॉट अलाउड। चालान तो हमारे ऑनलाइन पोर्टल से ही जनरेट होगा। आपको पेमेंट करना है फिजिकल फॉर्म में 10,000 तक पेमेंट कर लो, बट चालान विल बी ओनली इलेक्ट्रॉनिक। मैम ये चालान की वैलिडिटी क्या होगी, 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ जेनरेशन। मैम रजिस्टर्ड पर्सन कॉमन पोर्टल पे क्या यूटिलाइज कर सकते हैं मेजर हेड माइनर हेड फॉर द पेमेंट ऑफ कैश। तो यहाँ पे बोला है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का अगर उनको पेमेंट करना है तो यस दे कैन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेजर माइनर हेड्स वो क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। डन। अब मैम मेजर माइनर हेड क्या होते हैं,
तो जाओ जाके पेमेंट ऑफ टैक्स का मेरा लेक्चर देखो, वो लेक्चर में बताया हुआ है, और वो रेगुलर लेक्चर ही मेरा मुश्किल से 45 to 50 मिनट्स का है फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स। वहाँ सारी नॉलेज तुमको आ जाएगी। अब चलते हैं हम फिर किसके ऊपर, लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। सुहासिनी इज अ रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है द पर्सन इज रजिस्टर्ड। ऑन अकाउंट ऑफ हर इल हेल्थ शी कुड नॉट प्रोवाइड एनी सर्विस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो बहुत बुरा हुआ, इनकी हेल्थ अच्छी नहीं है जिसके कारण मैडम सर्विसेज नहीं दे पा रही। However, she had to incur all the expenses of her office. भाई तुम्हारी तबीयत ठीक हो या नहीं हो, जो ऑफिस एक्सपेंसिव हो तो तुम्हें करने ही पड़ेंगे। इन्होंने 75,000 कुछ वेंडर्स को दिया। इनपुट टैक्स इन्वॉल्व था कुछ गुड्स एंड सर्विस में। प्रोक्योर्ड बाय हर इज 13,500। कुछ तो गुड्स एंड सर्विसेज इन्होंने प्रोक्योर किए थे, तो उस पे इनपुट टैक्स इनका इतना था। टोटल बिल इन्होंने पे किए, जिसमें से एक बिल 15,000 का था जो सिक्योरिटी सर्विसेज के लिए था, एंड द टैक्स ऑन विच इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इनपुट टैक्स ऑन सच बिल इज 2,700। मैम ये क्या बताऊंगी, ये चीज क्या है, समझो भी वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। Suhasini is of the opinion that for the month of October, no GST liability from cash ledger, as she has sufficient balance in ITC to pay reverse charge का security service का टैक्स। ये मैडम सही सोच रही हैं क्या? नहीं सोच रही तो रीजन दो। तुम्हें मैंने बहुत बार शायद बताया है, और आईटीसी के टॉपिक को जब मैंने लिया था एक चीज क्लियर की थी, जब भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का पेमेंट होगा, जब भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स लाइबिलिटी आपको पे करनी होगी, दैट टैक्स लाइबिलिटी विल नॉट बी पेड बाय यूजिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। वो टैक्स लाइबिलिटी हमेशा 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 कैश लेजर के थ्रू ही पे होती है, व्हेन इट इज फॉरवर्ड चार्ज नहीं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म है तो यू कैन यूज आईटीसी, but for the payment of reverse charge mechanism का liability you cannot use ITC। और ये मैडम तो गलत सोच रही है, इनको पेमेंट करना है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का। सिक्योरिटी सर्विस रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कवर होती है। अब भला हो इंस्टीट्यूट का, क्यों मैम भला हो? क्योंकि इन्होंने खुद बता दिया कि सिक्योरिटी सर्विस रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कवर होती है। लो मैंने स्ट्राइक कर दिया, नहीं बता रहे वो लोग। तुमको तो पता है ना, तुमने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पढ़ा है मेरे साथ। यू शुड नो दिस थिंग कि मैम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कवर होता है सिक्योरिटी सर्विस वाला, सारे कंडीशंस चेक करने के बाद। तो मैम वहां हो सकता है इंस्टीट्यूट लिख के नहीं दे, हमको ही पहचानना पड़े कि पहचान कौन, रिवर्स या फॉरवर्ड चार्ज, तो हमें पहचानना भी होगा। और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कैश लेजर से पे होता है। तो मैम ये मैडम तो बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? सुहासिनी गलत है, उन्हें पे करनी पड़ेगी जीएसटी लाइबिलिटी कैश लेजर के थ्रू, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं किसकी, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म हमेशा पे होता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू। आईटीसी आपको यूज करना है तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के लिए आप यूज कर सकते हो, बट यू कैन नॉट यूज इट फॉर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड पेमेंट ऑफ टैक्स के योर क्वेश्चंस। जो अच्छे क्वेश्चन थे वो सारे मैंने कवर अप कर लिए, और जो कवर नहीं किए इसका मतलब ये है थ्योरेटिकल है या फिर सुपर इजी है। चलो, गिविंग यू अ पॉज फॉर 1 मिनट 2 मिनट, एक बार 4-5 तो क्वेश्चन है उसको देख लो, फिर आते हैं हम छोटे से ये टॉपिक पे जो है हमारा रजिस्ट्रेशन का, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद आता है हमारा मोस्ट फेवरेट, मेरा मोस्ट फेवरेट, आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट का कॉन्सेप्ट और उसके क्वेश्चंस। ठीक है, चलो तो गिविंग यू द पॉज फॉर 1 to 2 मिनट्स, पढ़ लो, फिर आते हैं हम रजिस्ट्रेशन। चलो तो स्टार्ट करते हैं विद रजिस्ट्रेशन। और रजिस्ट्रेशन तो भाई बहुत इजी तो पूरा जीएसटी ही है, लेकिन और इजी हमारा रजिस्ट्रेशन भी है। अब रजिस्ट्रेशन में कितने क्वेश्चन हमको डिस्कस करने? सिर्फ 7 क्वेश्चन हैं जो अच्छे वाले हैं, जो आपको डिस्कस करने हैं मेरे साथ। पहला पूछता है भाई इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगी, ये बताओ। अब मैम ये इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है क्या
कि व्हेन यू आर लाइबल टू गेट रजिस्टर, जब आपका थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस होता है, यू आर द पर्सन हु इज लाइबल टू गेट रजिस्टर अंडर जीएसटी। या फिर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन का कुछ भी ऐसा हो जाए कि यार तुमने इंटरस्टेट सप्लाई कर दिया, टेक इन एन एग्जाम्पल, या फिर कोई भी एक ऐसा सप्लाई जो किसी और ने किया बट तुमने परचेज किया और तुम्हें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में पेमेंट करना पड़ जाए। मतलब एक एग्जांपल ले रही हूँ, या तो ड्यू टू थ्रेशोल्ड लिमिट आपकी क्रॉस हो रही है, या कुछ ऐसा हुआ है जिससे कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन अब लेना ही पड़ गया है। नाउ यू आर द पर्सन लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड। अब आपको लाइबिलिटी है कि भाई अब तुम हो गए टैक्सेबल पर्सन, तुम्हें भरना चाहिए टैक्स, और जब तुम्हें टैक्स भरना चाहिए तो सीधी सीधी बात है कि तुम्हें क्या करना होगा। तुम लाइबल पर्सन हो, यू आर लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड, तो भाई तुम्हें क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि लाइबल पर्सन होता है टैक्सेबल पर्सन। अब इनको दिए जाते हैं द डेट व्हेन यू बिकम लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड, द डेट व्हेन यू बिकम लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड, वहां से 30 डेज का टाइम होता है। विद इन 30 डेज यू में अप्लाई, यू कैन गिव एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। अगर आप विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट यू बिकम लाइबल टू रजिस्टर, वहां से 30 डेज के अंदर रजिस्ट्रेशन ले लेते हो, वहां से 30 डेज के अंदर रजिस्ट्रेशन ले लेते हो, तो यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो इफेक्टिव होगा फ्रॉम द डेट यू बिकम लाइबल टू रजिस्टर, उसी दिन से। लेकिन अगर आफ्टर 30 डेज यू बिकम लाइबल टू रजिस्टर, अगर आप जो है 30 डेज के बाद रजिस्ट्रेशन लेते हो, तो आपको जिस दिन भी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलेगा वहां से इफेक्टिव डेट आती है। अब मैम इससे क्या होगा, विद इन 30 डेज अगर हम रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं तो जिस दिन से हम लाइबल हुए तब से आप रजिस्ट्रेशन लोगे, और अगर आफ्टर 30 डेज हुआ तो जिस दिन भी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आता है वहीं से इफेक्टिव डेट मानी जाती है कि अब आप रजिस्टर हो। इससे फर्क क्या पड़ता है, फर्क ये पड़ता है ओनली अ रजिस्टर्ड पर्सन इज लाइबल टू आईटीसी। एक रजिस्टर्ड पर्सन ही क्या कर सकता है, एक रजिस्टर्ड पर्सन ही आईटीसी क्लेम कर सकता है। तो लाइबल होने से रजिस्ट्रेशन के डेट तक, दैट इज लाइबल से रजिस्ट्रेशन की डेट तक आप परचेस तो कर रहे होगे, वहां टैक्स तो पे कर रहे हो, लेकिन आपको आईटीसी नहीं मिलेगा अगर विद इन 30 डेज आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, क्योंकि जब तक आप रजिस्टर्ड नहीं होते तब तक यू आर इनएलिजिबल टू क्लेम आईटीसी। तो ये छोटा सा प्रोविजन मैंने रिवाइज कर दिया। अब यहाँ पे बोला है, देखो भाई ये भाई साहब का जो टर्नओवर है वो एक्सीड हुआ, कब एक्सीड हुआ, 40 लाख एक्सीड हुआ 1 सितंबर को, और उन्होंने एप्लीकेशन विद इन 30 डेज तुम्हारे सामने आंखों के सामने 20 सितंबर को उन्होंने एप्लीकेशन भी सबमिट कर दी, विद इन 30 डेज होगा सबमिशन। अब आप ही बताओ कि सर्टिफिकेट तो उन्हें इस दिन मिला, रजिस्ट्रेशन कब से माने, इस दिन या फिर ये दिन। दूसरा है, अभी आंसर बाद में लेंगे, बट ये आर्किटेक्ट है, इनका टर्नओवर 20 लाख क्रॉस हुआ इस दिन, बट इन्होंने 27 नवंबर को जाके रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन दी और इन्हें रजिस्ट्रेशन एक्चुअल में ग्रांट हुआ 5 दिसंबर। तो मैम हम तो समझ गए, आपने समझा दिया कि यहाँ पे बिकॉज वो विद इन 30 डेज चले गए हैं, तो यहाँ पे जिस दिन लाइबल हुआ था वही डेट इफेक्टिव डेट रहेगी, तो इफेक्टिव डेट विल बी 1 सितंबर। आपको ये पूरा प्रोविजन लिख के बताना होगा। लेकिन मैम इस केस में आफ्टर 30 डेज वो गए हैं, आफ्टर 30 डेज, तो इस केस में द इफेक्टिव डेट जब रजिस्ट्रेशन मिला है वही इफेक्टिव डेट। आया समझ में? फिर ये क्या है मैम, ये कुछ नहीं है, ये थ्योरेटिकल है जो तुम्हें ही करना है, फिर भी मैंने लिया है। इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल टू ग्रांट रजिस्ट्रेशन पेन पर्सन मस्ट हैव पेन नंबर। एक एक्सेप्शन है लेकिन इस चीज का, ऐसे तो आपको अगर रजिस्ट्रेशन लेना है तो भाई पेन इज नेसेसरी, आपके पास होना चाहिए पेन नंबर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैम अगर मेरे पास पेन नहीं है तो क्या मैं रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकती? तो एक एक्सेप्शन है, व्हेन यू डू नॉट हैव पेन तब भी आपको रजिस्ट्रेशन मिलता है। तो क्या बोला है, परमानेंट अकाउंट नंबर ऐसे तो एलिजिबल जरूरी है, कंपलसरी है, मैंडेटरी है। पेन नंबर क्या है, वैसे तो मैंडेटरी है, लेकिन अगर आप नॉन रेसिडेंट हो, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, एनआरटीपी, एक एनआरटीपी के पास कैसे पेन आएगा? तो उसके पास पासपोर्ट, अब ये मत बोलना सिर्फ कि एनआरटीपी ही है जो एक्सेप्शन में है, बस इतना लिख के आंसर खत्म कर दिया। उन्हें बताना कि एनआरटीपी के पास सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए पासपोर्ट की, साथ में एप्लीकेशन ड्यूली साइंड और वेरीफाइड थ्रू वेरिफिकेशन कोड,
क्या होना चाहिए इन प्लेस ऑफ पेन ये लिखना है, इसीलिए मैंने बस ये क्वेश्चन दिया। तुम अधूरे आंसर मत लिख के, वन वर्ड नहीं लिखना है, उसकी जगह क्या चाहिए, उसने तो पूछा है क्या कि उसकी जगह क्या चाहिए, उसने बोला बस एक एक्सेप्शन दे दो, तो एक्सेप्शन तो एनआरटीपी है, बट उसके बाद क्या होना चाहिए वो देखें, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सप्लायर्स आर लाइबल टू बी रजिस्टर्ड। अब बताओ कौन पर्सन है जिसको रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए। तो एक एजेंट है जो टैक्सेबल गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर टैक्सेबल पर्सन एंड एजेंट, ये एक एजेंट है दूसरे लोगों के बिहाफ पे टैक्सेबल गुड्स का सप्लाई करता है। तो एजेंट दूसरे लोगों के बिहाफ पे क्या कर रहा है, टैक्सेबल सप्लाई करता है। एंड सच एजेंट, उस एजेंट का एग्रीगेट टर्नओवर अभी एक्सीड नहीं हुआ है। एजेंट किसी और के बिहाफ पे सप्लाई कर रहा है, तो एजेंट जब किसी और के बिहाफ पे सप्लाई कर रहा है तो बताओ उस एजेंट का अभी टर्नओवर लिमिट क्रॉस नहीं हुआ, तो वो एजेंट को रजिस्ट्रेशन लेना है या नहीं भाई। एजेंट सप्लाई तो मैं किसी और के बिहाफ पे कर रही हूं, तो वो जो सप्लाई मैंने किसी और के बिहाफ पे किया वो मेरे टर्नओवर में काउंट होगा या किसी और के टर्नओवर में। प्रॉब्लम समझ गई मैं। और आगे लिखा है इनवॉइस आर इशूड इन नेम ऑफ एजेंट, एजेंट के नाम पे ही इनवॉइस इशू, एजेंट को बोला है तू तेरे नाम पे इनवॉइस इशू करके दे दे। तो सपोज करो स्टडी मेड इजी एक एजेंट है, तो स्टडी मेड इजी अगर किसी और के बिहाफ पे कुछ सेल कर रहा है तो वो स्टडी मेड इजी के इनवॉइस पे भी सेल कर सकता है। अब बताओ मैम, तो बोला है देखो सेक्शन 22 क्या बोलता है, हर एक सप्लायर को तब रजिस्ट्रेशन लेना है जब उसका लिमिट एक्सीड होता है फाइनेंशियल ईयर। लेकिन सेक्शन 24 कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की बात करता है कि अगर आपका टर्नओवर एक्सीड नहीं हुआ तब भी आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और उस सेक्शन नंबर 24 में लिखा है पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑन बिहाफ ऑफ अदर पर्सन एज एन एजेंट or not liable to be compulsory registered even if the aggregate turnover does not exceed threshold limit। क्या बोला फिर से, 24 बोलता है the person making taxable supply of goods or service or both on behalf of other person whether as an agent or not, चाहे वो एजेंट की तरह किसी और के लिए सप्लाई करे या फिर एजेंट नहीं हो, इसे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए अगर तुम उन्हें कंपलसरी रजिस्टर्ड नहीं कराओगे ना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मुझे पता है मेरा थ्रेशोल्ड लिमिट अब क्रॉस होने वाला, बता रही हूँ रीजन, मुझे पता है मेरा थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस होगा, मुझे रजिस्ट्रेशन लेना और रजिस्ट्रेशन लेना जीएसटी बना एंड आई डोंट वांट कि मुझे जीएसटी बना। मैं क्या करूंगी, पास से ही बुलाऊंगी मुन्ना को, किसी भी पर्सन को बुला लिया, मतलब मुन्ना को जान पहचान है, मैंने कहा देख मेरे भी यहाँ पे तू सप्लाई कर दे, तेरा तो अभी 40 लाख क्रॉस होगा नहीं, इतना तो टर्नओवर हुआ नहीं, तो अच्छा ना तेरे को रजिस्ट्रेशन लेना नहीं, मेरे को भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी क्योंकि मैं अपना अंडर 40 लाख क्या दे दूंगा, टर्नओवर दिखा दूंगा। तो ऐसे नहीं चलेगा बॉस, उन्होंने बोला है वेदर यू आर एजेंट और नॉट अ एजेंट, रजिस्ट्रेशन तो आपको लेना पड़ेगा। टर्नओवर कहाँ काउंट होगा दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट यू आर रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड। रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी, आई एम नॉट टॉकिंग कि टर्नओवर किसका काउंट होगा, ठीक है। हम एक एग्रीकल्चरिस्ट है, वो क्या करता है, सप्लाई करता है प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड और उसका एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड हो गया। जस्ट मैम हमने देखा एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड और लिख के आ गए लायबल टू गेट रजिस्टर्ड। अरे रुको, मेगा एग्जेम्पशन याद करो, एग्जाम सप्लाई कर रहे हो तो अ पर्सन हु इज डूइंग ओनली एग्जाम सप्लाई, एक पर्सन जो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम सप्लाई करता है तो उसको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, इसीलिए तो जानबूझ के दिया है उन्होंने। एग्रीकल्चरिस्ट जो सिर्फ सप्लाई करता है इन चीजों का, उसको तो एक्चुअल में मैम रजिस्ट्रेशन ही लेने की जरूरत है। और ये हमने सेक्शन 23 में पढ़ा है, द पर्सन वाज नॉट लायबल टू गेट रजिस्टर्ड। डन। फिर क्वेश्चन आता है क्वेश्चन 4, प्योर ऑयल दिल्ली हैज सप्लाइड मशीन ऑयल एंड हाई स्पीड डीजल ऑयल। मैम ये हाई स्पीड डीजल ऑयल कहीं तो सुना हुआ है, एचपी मैन करके आपने कराया था, इन पे अभी भी जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी नहीं। तो ये सप्लाई करते हैं मशीन ऑयल हाई स्पीड डीजल ऑयल अप्रैल मंथ में और अभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं लिया। और आप बताओ मैम रजिस्ट्रेशन लेना भी चाहिए कि नहीं। तो मशीन ऑयल का टर्नओवर इतना,
हाई स्पीड डीजल ऑयल का टर्नओवर इतना, एंड मशीन ऑयल मेड इन पंजाब फ्रॉम इट्स ब्रांच लोकेटेड इन पंजाब इतना। पंजाब में ही क्या हो रहा है, और भी क्या हो रहा है, सप्लाई हो रहा है एक्सक्लूडिंग जीएसटी। बताओ लाइबल टू गेट रजिस्टर और नो। अब मशीन ऑयल का सप्लाई पंजाब, सबसे पहले तो देखो पंजाब में 40 लाख लगता है या 20 लाख का लिमिट लगता है। फिर ये तो हटा ही दो, क्यों हटा दो मैम, एग्रीगेट टर्नओवर में हमको इसको काउंट नहीं करना क्या? क्योंकि मैम हम तो काउंट करते हैं एग्रीगेट टर्नओवर, और एग्रीगेट टर्नओवर में होता है मैम टैक्सेबल सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, एक्सपोर्ट, एग्जेम्प्ट सप्लाई, पूरा टर्नओवर आप काउंट करो। पूरा टर्नओवर काउंट करके आप बोलोगे आपका एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस हो गया है। पंजाब में 40 लाख, अदर स्टेट कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहां पे क्या लगेगा 20 लाख। तो मैम सबसे पहले तो देखना पड़ेगा पंजाब कहाँ पे कवर होता है, 20 लाख के लिए कवर होता है या 40 लाख के लिए कवर होता है, और ये तुम्हें देखना पड़ेगा। तुमको लिमिट्स मैंने ना मेमोरी टेक्निक के थ्रू याद कर देंगे। तो पहले आप देखोगे वो स्टेट वेदर 40 लाख 20 लाख इज एप्लीकेबल, और फिर आप एग्रीगेट टर्नओवर काउंट करोगे, फिर देखोगे क्या उसका एग्रीगेट टर्नओवर काउंट होता है, एक्सीड होता है या नहीं। मेरे केस में मुझे एक चीज दिख रही है, टोटल मिला के 35 लाख ही जा रहा है। अब टोटल मिला के अगर मतलब मेरे को भी समझ नहीं आ रहा वेदर आई शुड काउंट दिस और आई शुड नॉट काउंट दिस, बट एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन मैंने जो कराई उसके हिसाब से तो मैंने कहा था सारे टर्नओवर को काउंट करना और पूरा टर्नओवर काउंट करके 35 लाख। अब मैम अगर ये 40 लाख की लिमिट यहाँ एप्लीकेबल है तो रजिस्ट्रेशन नॉट रिक्वायर्ड, बट मैम अगर 20 लाख वाली लिमिट एप्लीकेबल है तो मैम रजिस्ट्रेशन तो नीडेड हो गया। समझ रहे, वो स्टेट अगर आपने ध्यान नहीं दी तो आपका आंसर गलत हो जाए। तो चलो आते हैं हम सेक्शन नंबर 22 बोलता है कि जब भी आपका थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस होगा तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अब ये हमारी कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे 10 लाख ही एप्लीकेबल है, तो मैंने पता है क्या बताया था, M² NT बताया था इसके लिए मेमोरी टेक्निक। कुछ ऐसी स्टेट्स है जिसपे मैम लगेगा क्या 2 लाख, और ये 2 लाख के लिए मैंने आपको क्या बताया था, पैम अंटी ट्रैवल यूएस, तो PAM पैम आंटी कहाँ गई, T फॉर तेलंगाना ट्रैवल कहाँ गई, यूएस। तो मैम आंटी जब तेलंगाना ट्रैवल करने गई तो वहां पे लगता है 20 लाख। और मैम जो है का मतलब क्या मैम, जो है का मतलब है 40 लाख फॉर द रेस्ट ऑफ इंडिया, 40 लाख लगेगा फॉर द रेस्ट ऑफ इंडिया, बाकी पूरी इंडिया में एक्चुअल में 40 लाख है। चलो तुम्हें यहाँ पे जो है वाले की भी जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे कितना लगेगा 40 लाख, एक्सेप्ट पर्सन एंगेज्ड इन ऑल दिस थिंग्स। अगर पर्सन इन चीजों में एंगेज है तो फिर से क्या हो जाएगा 20 लाख की लिमिट आ जाएगी। अब मैम पंजाब तो मेरा रेस्ट ऑफ द इंडिया में ही काउंट हो गया, पंजाब जो है वो मेरा क्या है रेस्ट ऑफ द इंडिया में ही काउंट हो रहा है। तो यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर अ पर्सन मेकिंग एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस और गुड्स 10 लाख इधर, 20 लाख रेस्ट ऑफ इंडिया, और कुछ जगह पे 40 लाख है। जब भी हम एग्रीगेट टर्नओवर लेंगे तो एग्रीगेट टर्नओवर में सब कुछ काउंट होता है। अगर ये टर्नओवर आपका क्रॉस होता है तो ये टर्नओवर के क्रॉस होने पे यस यू आर लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड। इतनी बात तो समझ में आई कि यस यू आर लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड। अब मैं मेरा एग्रीगेट टर्नओवर देखूं, अब मुझे ये समझना होगा इस एग्रीगेट टर्नओवर में फिर से कि मैम वो लिमिट क्या है, 40 लाख या 20 लाख। अब मुझे थोड़ा सा ना यहाँ पे देख के कंफ्यूजन सा क्रिएट हो रहा है। क्या कंफ्यूजन हो, यहाँ पे लिखा है अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना, सिक्किम, पुदुचेरी, मेघालय, इन पे लगता है 20 लाख लिमिट। रेस्ट ऑफ द इंडिया पे बस ये सारी चीजें अगर आप छोड़ दो तो लगता है क्या 40 लाख। तो मैम इधर क्या लिख रहे, इधर लिख रहे 20 लाख फॉर द रेस्ट ऑफ द इंडिया, ये क्या है, तो समझो ये लिमिट उन्होंने दी है फॉर द पर्पस ऑफ गुड्स, ये सिर्फ सर्विस के लिए लिमिट है। सर्विस के लिए 40 लाख कभी भी एप्लीकेबल, फॉर द पर्पस ऑफ सर्विस 40 लाख कभी भी एप्लीकेबल नहीं है। मैम हम क्या कर रहे हैं, मैम हम तो सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हैं, क्वेश्चन तो यही बोलता है कि हम क्या कर रहे हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स। हाँ मैम हम तो कर रहे हैं सप्लाई ऑफ गुड्स। तो इस सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में हमारा क्या लिमिट एप्लीकेबल होगा, तो हमारा लिमिट एप्लीकेबल होगा
रेस्ट ऑफ द इंडिया में आ रहे हैं, तो 40 लाख लिमिट हमारा क्या होगा एप्लीकेबल। कहाँ गया, हाँ ये हमारा 40 लाख एप्लीकेबल है। अब मैम हमारा क्या टर्नओवर लिमिट 40 लाख क्रॉस भी कर रहा है, तो देखो ना अगर मैं सब कुछ भी टोटल करूँ तो मैम ये तो सिर्फ 35 लाख है, और मैम ये 35 लाख है, तो इसका मतलब क्या है, अगर मैम ये 35 लाख है तो 40 लाख का टर्नओवर तो क्रॉस ही नहीं हुआ। जब टर्नओवर क्रॉस नहीं होता, नॉट लायबल टू गेट रजिस्टर्ड। तो यहाँ बोलते हैं प्योर ऑयल इज मेकिंग एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स, सिर्फ गुड्स का सप्लाई करते और 40 लाख का लिमिट सिर्फ गुड्स पे लगता है, तो इनकी थ्रेशोल्ड लिमिट 40 लाख है। अब इनका लिमिट क्रॉस नहीं हुआ है तो नॉट लायबल टू रजिस्टर टिल अप्रैल। लेकिन अगर बाकी के सालों में आगे जाके अगर इनका लिमिट क्रॉस हो जाएगा तो भाई फिर इनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। डन। अब इस चीज के लिए आपको ये सब लिखना पड़ेगा। सर्विस वाला अगर आप नहीं भी लिखते हो ना ये टर्नओवर लिमिट तो चल जाएगा, बट आपको लिखना पड़ेगा प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू एग्रीगेट टर्नओवर। फिर आपको बताना पड़ेगा अलग अलग जगह की लिमिट्स क्या हैं। एकदम से आंसर नहीं लिख सकते, पहले प्रोविजन लिखोगे और प्रोविजन लिख के उनको आंसर प्रेजेंट करोगे। डन। देन आते हैं फिफ्थ वाले क्वेश्चन पे। कहाँ है, चलो। विल योर आंसर बी डिफरेंट, आपका भैया आंसर अलग होगा क्या। कहाँ पे, कहाँ गए क्वेश्चन 5, क्या हो रहा है, इधर कुछ और दिख रहा है। ओके स्क्रॉल नहीं हो रहा, एक मिनट दो। आई होप अभी दिख रही है स्क्रीन, है ना। चलो तो अब हम थे किस पे, क्वेश्चन 5 पे। बोलते बताओ आपका आंसर अलग होगा क्या अगर ये जो क्वेश्चन हमने 4 में किया है, प्योर ऑयल सप्लाइज हाई स्पीड डीजल ऑयल इन दिल्ली इन कैपेसिटी ऑफ एन एजेंट वेयर इनवॉइस टू कस्टमर इशूड इन द नेम ऑफ प्योर ऑयल। सीधे सीधे अभी जो क्वेश्चन था वैसा ही तो पूछा है भाई। अगर ये प्योर एजेंट वाला पर्सन हाई स्पीड डीजल ऑयल सप्लाई करता है, अभी इन्होंने कितना बड़ा ट्विस्ट खेला तुमको समझना है। क्या मैम इसमें क्या ट्विस्ट खेला, अरे भाई ये बोल रहे प्योर हाई स्पीड डीजल ऑयल के बारे में, ये किन की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं हाई स्पीड डीजल ऑयल। हाई स्पीड डीजल ऑयल पे जीएसटी लगता नहीं, हाई स्पीड डीजल ऑयल पे क्या नहीं होता, जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं होता। अब वो बोल रहे हैं हाई स्पीड डीजल ऑयल एज एन एजेंट आप सप्लाई करते हो, बताओ क्या फिर भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। हम सप्लाई कर रहे हैं ऐसी चीज जो एग्जेम्प्ट नहीं चलती, हम एजेंट है। लेकिन एजेंट में आपने बोला था कि कोई भी अगर एजेंट हो या नहीं हो किसी और के टर्नओवर का सप्लाई कर रहा है उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। रुको फिर से अब वो लाइन पढ़ने की बारी आ गई है जहां हमने एजेंट वाली बात करी। ये मैंने तुम्हें फिर से लेके जा रही हूं मैं उस लाइन के ऊपर जहां मैं एजेंट की बात कर रही थी। वहां पे क्या लिखा था, अ पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई वेदर इज एन एजेंट और नॉट। अगर एक पर्सन टैक्सेबल सप्लाई करता है चाहे वो एजेंट की तरह करे या फिर नॉट एज एन एजेंट करे तब उसको रजिस्ट्रेशन लेना है। यहाँ हाई स्पीड डीजल ऑयल है जो टैक्सेबल नहीं है, तो एजेंट टैक्सेबल सप्लाई करता है तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, बट इस केस में वो कर रहा है नॉन टैक्सेबल सप्लाई, तो यहाँ पे भाई उसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है इररिस्पेक्टिव ऑफ द थ्रेशोल्ड लिमिट। क्योंकि जब वो टैक्सेबल सप्लाई कर ही नहीं रहा तो जो भी थ्रेशोल्ड लिमिट उसका जाएगा 20 क्रॉस हो 40 क्रॉस है, जीएसटी मिलना ही नहीं है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट उसको रजिस्ट्रेशन क्यों करे अगर शर्त है कि वो सिर्फ यही चीज का सप्लाई करता है तो। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, वेदर सप्लायर इज लायबल टू गेट रजिस्टर्ड। बताओ भैया इनकी लाइबिलिटी है या नहीं है रजिस्ट्रेशन लेने की हर एक केस में। ये है आसाम में, इंट्रास्टेट सप्लाई करते हैं, उनका अभी टर्नओवर कितना है आसाम में 33 लाख। अब जो मैं तुम्हें याद है लिखवा रही थी जो है में आता है आसाम, हिमाचल प्रदेश, अदर स्टेट एंड जम्मू कश्मीर। अदर स्टेट तो सारी कवर ही हो गई, ये 3 पे भी क्या लगता है 40 लाख। तो अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई करते हैं सिर्फ गुड्स का सप्लाई करते हैं आसाम में है 33 लाख है। एंड एक और शोरूम है उनका त्रिपुरा में जिसका टर्नओवर कितना है 11 लाख है करंट ईयर में। बताओ रजिस्ट्रेशन होगा या नहीं होगा, लाइबल है या नहीं।
ये भी पढ़ ही लेते हैं। पुलकित पंजिम गोवा में एक्सक्लूसिवली एंगेज है इंट्रास्टेट सप्लाई, मतलब अदर स्टेट में ये इंट्रास्टेट सप्लाई गुड्स का कर रहा है। अभी टर्नओवर 22 लाख है। और तीसरा है हर्षित हिमाचल प्रदेश में एक्सक्लूसिवली गुड्स का सप्लाई कर रहा है। वो गुड्स कौन सी मैम? पान मसाला। रुको 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 मैम, 40 लाख में आपने कुछ ना बताया था कि 40 लाख में ये वाले गुड्स नहीं होना चाहिए, नहीं तो टर्नओवर लिमिट 40 लाख नहीं होती, 20 लाख होती है। तो मैम मुझे ऐसा याद आ रहा है शायद पान मसाला उसके अंदर है, और इसका टर्नओवर अभी हुआ है पिछले साल करंट ईयर में 24 लाख। अच्छा क्वेश्चन है बॉस। ठीक है, ये देखते हैं ना। ये क्यों पढ़ रही हूँ मैं ये देखने के लिए पढ़ रही हूँ कहीं पान मसाला यहाँ कवर तो नहीं है 40 लाख के एक्सेप्शन में है। अभी पढ़ा था ना क्वेश्चन, पान मसाला अगर आप डीलिंग करते हो तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर 40 लाख का थ्रेशोल्ड लिमिट, वहां पे आपका 20 लाख का ही लिमिट है। आ जाते वो इंडिपेंडेंट केस पे। मैम पहला केस तो क्या था हमारा कि आर वी लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड और नॉट। तो पहले तो इन्होंने पूरी थ्रेशोल्ड लिमिट बताई, अलग अलग तरह की थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स। चलो ये बता दी मैम, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके। राघव क्या कर रहा है? राघव मैम एक्सक्लूसिवली गुड्स का सप्लाई करता है, और राघव है कहाँ पे? आसाम में। पहला वाला हमारा आसाम था ना, राघव कहाँ पे भाई? पहले वाले केस में हमारे राघव जी हैं आसाम में। तो हमने कहा था 40 लाख इज एप्लीकेबल। सेकंड केस में गोवा में है, अदर स्टेट है, 40 लाख इज एप्लीकेबल। तो मैम यहाँ पे तो 40 लाख है, और इसका टर्नओवर क्या मैम 40 लाख क्रॉस हुआ है। तो मैम आसाम है, आसाम में क्या मैम 40 लाख क्रॉस हुआ है? तो 40 लाख का तो इसको टर्नओवर लिमिट एप्लीकेबल होगा। लेकिन लेकिन क्या लिखा है मैम? हम तो पढ़ लिए थे ना 40 लाख, आपने कहा था 40 लाख है आसाम पे एप्लीकेबल, और इसका टर्नओवर अगर 40 लाख क्रॉस नहीं हुआ तो नॉट लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड। फिर क्या दिक्कत आ गई? दिक्कत ये है, ये लाइन को इग्नोर करना। कौन सी लाइन? उसका एक और शोरूम त्रिपुरा में है। तो क्या हो गया एक और शोरूम त्रिपुरा में? कुछ स्पेसिफाइड कैटेगरी की स्टेट्स होती हैं। अगर आपका एक भी बिजनेस उस स्टेट में है तो आप पे हायर लिमिट नहीं, स्पेसिफाइड की 10 लाख वाली लिमिट एप्लीकेबल होगी। और यहाँ पे इसलिए बिकॉज उसका तो वैसे ही वहां पे त्रिपुरा में जो लिमिट है इट हैज एक्सीडेड 10 लाख, उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अंडरस्टूड? देन मैम गोवा में तो कोई दिक्कत नहीं है, गोवा में 40 लाख की लिमिट एप्लीकेबल है, और इसका जो भी टर्नओवर है वो लेस देन 40 लाख है। तो ये तो सीधा साधा क्वेश्चन है। फिर आते हैं हर्षित। हर्षित में तुम बोलोगी 40 लाख एप्लीकेबल है, लेकिन याद करो ना 40 लाख के लिए एक्सेप्शन इस पान मसाला, तो इस पर 20 लाख लिमिट एप्लीकेबल है, और ऑलरेडी उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो चुकी है। तो यस ही इज लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन फॉर सीए इंटर पॉइंट ऑफ व्यू, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। डन। चलो अब आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। फिर से बताओ भैया लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड है या नहीं? फिर से ये है आसाम में गुड्स का ही मैम टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस करते हो, सर्विस वालों को तो मैम 20 लाख एप्लीकेबल। अब बस ये देखना रह गया है मैम कहीं ऐसा तो नहीं आसाम हमारी स्पेसिफाइड कैटेगरी की स्टेट्स में हूँ, वो देखना पड़ेगा। तो आप बताओ मैम, अरे वो कैटेगरी हो या नहीं हो, वैसे उसका टर्नओवर 25 लाख क्रॉस हो गया। सर्विस वाले को तो इन एनी केस रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्ट्रेशन, बट आपका प्रोविजन सही होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन तो तुम्हें भी पता है लेना है, मुझे भी पता है, बट यू हैव टू राइट करेक्ट प्रोविजन। फिर से ये भी आसाम में है, गुड्स के साथ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अरे दोनों दे रहे, गुड्स भी दे रहे सर्विस भी दे रहे, गुड्स एंड सर्विस दोनों दे रहे, तो लिमिट 40 लाख नहीं होगी। नहीं, 40 लाख तभी एप्लीकेबल है जब एक्सक्लूसिवली गुड्स का सप्लाई होता है। तो मैम यहाँ पे 20 लाख लिमिट एप्लीकेबल है, उनका तो 30 लाख हो चुका है, लायबल टू गेट रजिस्टर्ड। डन। पढ़ते हैं मैम यहाँ पे फर्स्ट केस, सेकंड केस तो जैसे ही बोला 20 लाख, क्योंकि दोनों का सप्लाई कर रहे हो, यस लायबल टू गेट रजिस्टर्ड। और यहाँ तो वैसे ही मैम वो सर्विस दे रहा हो, सर्विस की केस में तो एनी केस 20 लाख क्रॉस हो गया तो लायबल टू गेट रजिस्टर्ड। दिस कंप्लीट्स द क्वेश्चन ऑफ रजिस्ट्रेशन। यहाँ आपके रजिस्ट्रेशन के सारे क्वेश्चंस डन, डनाडन, डन। अब आती है बारी ITC
और इसके तो क्वेश्चंस हैं, कम से कम 4-5 क्वेश्चंस हमने लिए हैं, जो जो मुझे अच्छे लगे मैंने वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आपके लिए ले लिए। तो नियर अबाउट 5-7 क्वेश्चंस, हाफ एन आवर अगेन, हाफ एन आवर लू या आईटीसी के अलग ही क्वेश्चंस अपलोड कर, क्योंकि सबसे ज्यादा खौफ ना मुझे पता है आईटीसी का ही होता है कहीं ना कहीं। तो एक काम करते हैं, आईटीसी के क्वेश्चन अलग से दे देते हैं। तो इस वीडियो के साथ आपका एक और वीडियो अब आ जाएगा आईटीसी के सीए इंटर के क्वेश्चन के नाम, ठीक है। उसमें थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट भी हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो दिस कंप्लीट्स योर आईटीसी, हमारा रजिस्ट्रेशन के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, पेमेंट ऑफ टैक्स के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आपको अब भी मिल जाएगा आईटीसी के क्वेश्चन का वीडियो। अच्छा लग रहा है ना तो शेयर करने में प्लीज कंजूसी मत करना। बीइंग अ न्यू फैकल्टी आई नीड योर सपोर्ट। और ये छुपी हुई बात तो है नहीं, न्यू फैकल्टी इन सीए इंटर नॉट सीए फाइनल, तो यहाँ पे तो आई नीड योर सपोर्ट। और अगर सच में जेन्युइनली अच्छा लग रहा है तो फिर खुद का भला हो रहा है तो किसी और का भला करने में दिक्कत ही कहाँ है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, अच्छे से पढ़ो।